हेलो गाइज, वेलकम बैक इन दिस सेशन। दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 भाग 2 के बारे में। और आज का जो वीडियो रहेगा वो जल प्रबंधन से रहेगा, जो कि हम परंपरागत जल प्रबंधन की जो विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अध्याय 6 है। इस अध्याय में हमने पिछले वीडियो में दोस्तों झीलों के बारे में अध्ययन किया और इसी के साथ हमने तालाबों के बारे में अध्ययन किया। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम नाड़ी के बारे में, टोबा के बारे में या फिर विभिन्न जो प्रणालियां होती थी जल प्रबंधन की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाड़ी के बारे में दोस्तों अध्ययन करें तो नाड़ी आज का जो पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट रहेगा, यह एक प्रकार का पोखर होता है, यानी ये तालाब के समान होती है। इसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है। ये विशेषकर जोधपुर की तरफ होती है। तो क्षेत्र विशेष पूछा जा सकता है, जिलेवार पूछा जा सकता है। तो ये मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित थी या फिर ये मांड क्षेत्र में, जो कि जैसलमेर का क्षेत्र है, वहाँ प्रचलित थी। 1520 ईस्वी में राव जोधाजी ने सर्वप्रथम एक नाड़ी का निर्माण करवाया। तो 1520 ईस्वी में राव जोधाजी के द्वारा एक नाड़ी का निर्माण करवाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में नाड़ी मिलती है। तो ये पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है, रेतीली मैदानी क्षेत्रों में ये नाड़ियाँ 3 से 12 मीटर तक गहरी होती है। इनमें जल निकास की व्यवस्था होती है। ये पानी 10 महीने तक चलता है। एल्यूवियल मृदा या मिट्टी जो होती है क्षेत्रों में नाड़ी के आकार में बड़ी होती है। इनमें 12 महीने तक एकत्र रहता है। पानी जो होता है इसमें 12 महीने तक एकत्रित रहता है। कौन से क्षेत्र में? ये एल्यूवियल जो क्षेत्र, मृदा वाला जो क्षेत्र होता है, इसमें नाड़ी का आकार बड़ा होता है। ये ध्यान में रखिए आप दोस्तों। एक सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में पानी की आवश्यकता का 38% जो जल था ये नाड़ियों द्वारा पूरा किया जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वेक्षण के आधार पर नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर का जो क्षेत्र है, इनमें 38% जल की व्यवस्था किस माध्यम से की जाती थी या फिर किस परंपरागत स्रोत के माध्यम से की जाती थी? नाड़ी वस्तुतः भू सतह पर बना एक गड्ढा होता है जिसमें वर्षा जल आकार एकत्रित होता है। समय समय पर इसकी खुदाई की जाती है क्योंकि पानी के साथ गाद भी आ जाती है, जिससे उसमें पानी की क्षमता कम हो जाती है। कई बार छोटी छोटी नाड़ियों की क्षमता बढ़ाने के लिए दो तरफ से उसको पक्की कर दिया जाता है। नाड़ी बनाने वाले के नाम पर ही इनका नाम रख दिया जाता है। तो नाड़ी जिनके द्वारा बनाई जाती है उन्हीं के नाम पर ये इस नाड़ी का नाम रखा जाता है। अधिकांश नाड़ियाँ आधुनिक युग में अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। नाड़ी क्या है? नाड़ी एक पोखर के समान है। इसी के साथ सबसे पहले नाड़ी किसने बनाई? तो ये जोधाजी ने 1520 ईस्वी में बनाई। नाड़ियों का आकार क्या होता है? ये कितने समय तक पानी एकत्रित करके रख सकती है? और 38% जल जो पूरा किया जाता था इन जिलों में, ये भी आप ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ में प्रत्येक गांव में, पश्चिमी राजस्थान में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है और विशेषकर जोधपुर की तरफ, यानी जोधपुर जो है ये मारवाड़ का क्षेत्र, इन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। इस वजह से ये संकटग्रस्त हो रही है। इस वजह से इन्हें कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बावड़ी की बात करें तो बावड़ी राजस्थान में बावड़ी निर्माण की परंपरा प्राचीन से है। प्राचीन काल में, पूर्व मध्यकाल एवं मध्यकाल में सभी बावड़ियों के नाम, बावड़ियाँ के बनाए जाने की जानकारी मिलती है। कई बावड़ियाँ वास्तुशास्त्र से बनाई जानी पड़ती है। अपराजित परीक्षा ग्रंथ में, अपराजित जो परीक्षा ग्रंथ है, इसमें बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। अधिकांशतः बावड़ियाँ मंदिरों में, किलों में, मठों के नज़दीक बनाई जाती है। आभानेरी की चांद बावड़ी। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। बावड़ियों का जो उल्लेख है या फिर 4 प्रकार के बावड़ियाँ किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो ये दोस्तों आप ध्यान में रखिए, अपराजित परीक्षा का जो ग्रंथ है इसमें उल्लेखित है। अधिकांश बावड़ियाँ कहाँ बनी होती है? तो ये मंदिरों के, किलों के और मठों के नज़दीक बनाई जाती है। आभानेरी की जो चांद बावड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर्षद माता के मंदिर के पास बनी हुई है। आभानेरी की चांद बावड़ी माता के मंदिर पास बनी हुई है। इस चांद बावड़ी के दोनों ओर बरामदे, स्नान गृह भी है। बावड़ियों पीने की पानी, सिंचाई, स्नान के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत रही है। राजस्थान की बावड़ियाँ वर्षा जल संचयन की काम आती है। कहीं कहीं इनमें आवासीय व्यवस्था भी रहती है। मेघदूत में बावड़ी निर्माण का उल्लेख मिलता है। हिंदी ग्रंथ जो है मेघदूत दोस्तों, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें बावड़ी निर्माण की जानकारी मिलती है। आज राजस्थान में बावड़ियों की दशा
ठीक नहीं है, इनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बावड़ियों से मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन बनते हैं। दोनों तरफ बरामदे बने होते हैं, स्नानघर बने होते हैं, मंदिर या किले या मठ के नज़दीक होती है। बावड़ियों का उल्लेख कहाँ मिला है, तो ये अपराजित परीक्षा ग्रंथ में मिला है। 4 प्रकार की बावड़ी बताया गया है। पूर्व मध्यकाल में ये पानी के एकत्रित करने का या फिर जल संग्रहण की एक प्रमुख विधि थी। इसी के साथ बावड़ियाँ जो है आभानेरी की चांद बावड़ी हर्षद माता के मंदिर के पास काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। टांकों के बारे में अध्ययन करें दोस्तों, तो टांका भी विशेष रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, टांका राजस्थान के रेतीली क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण करने की महत्वपूर्ण परंपरागत प्रणाली है। इसे कुंड भी कहते हैं। यह विशेष तौर पर पेयजल के लिए प्रयोग होता है। यह सूक्ष्म भूमिगत सरोवर होता है जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी से भी होता है और सीमेंट से भी होता है। यहाँ का भूजल लवणीय होता है, इसलिए वर्षा जल टांके में इकट्ठा कर पीने के पानी काम में लिया जाता है। वह पानी निर्मल होता है। यह तस्तरी प्रकार का निर्मित होता है। टांका किलों में, तलहटी में, घर में, छत पर, आंगन में और खेत आदि में बनाया जाता है। इसका निर्माण सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा, सरकार द्वारा, निजी निर्माण द्वारा, स्वयं व्यक्ति द्वारा किया जाता है। पंचायत की जमीन पर निर्मित टांका सार्वजनिक होता है जिसका प्रयोग पूरा गांव करता है। कुछ टांके या फिर कुंडी गांव के अमीरों द्वारा धर्म के नाम पर परोपकार हेतु बनवा दिए जाते हैं। एक विशेष प्रकार उसकी देखरेख करता है। कुंडी या फिर टांके का निर्माण जमीन या चबूतरे के ढलान के हिसाब से बनाए जाते हैं। जिसे आंगन में वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है उसे आगोर या फिर पायतन कहते हैं। और ये पायतन वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो पायतन क्या है? टांका या फिर कुंडी के चारों तरफ बना तस्तरी नुमा जो बना आकार का जल संग्रहण का जो पायतन होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे पायतन या फिर आगोर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बटोरना। पायतन का या फिर आगोर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है बटोरना, यानी एकत्रित करना, संग्रहण करना। ये बटोरना जो वर्ड है ये राजस्थानी भाषा का वर्ड है। पायतान के जो पायतन होता है साफ रखा जाता है क्योंकि उसी से बहकर पानी टांके में जाता है। टांके के मुहाने पर इंडू या फिर सुराख होता है। सुराख या फिर इंडू होता है। सुराख जो होता है जिसके ऊपर जाली लगी रहती है ताकि कचरा नहीं जा सके। टांका चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसे ढककर रखते हैं। पायतन का तल पानी के साथ कट कर नहीं जाए इस हेतु उसको राख या फिर बजरी या फिर मोरम लीप कर रखते हैं। टांका 40-30 फीट गहरा होता है। पानी निकलने के लिए सीढ़ियाँ का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मीनार नुमा ढेकली बनाई जाती है जिससे पानी खींचकर निकाला जाता है। खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर टांके या फिर कुंडियाँ बनाई जाती है। दोस्तों, टांका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से और एग्ज़ाम में टांके से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। टांका जो है ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। टांका क्या है? यानी ये जल संग्रहण की एक परंपरागत विधि है। टांका जो है जिसे हम कुंड या कुंडी भी कहते हैं। टांके के बारे में विशेष तौर पर यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। टांका जो होता है इसमें आगोर क्या है, पायतन क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खड़ीन के बारे में अध्ययन करें तो खड़ीन सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था और खड़ीन पालीवाल से रिलेटेड है। इस बार कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। बहुउद्देशीय परंपरागत तकनीकी ज्ञान पर आधारित होती है। खड़ीन के निर्माण हेतु राज जमीन देता था जिसके बदले में उपज का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था। जैसलमेर जिले में लगभग 500 छोटी बड़ी खड़ीनें विकसित है जिनमें 1300 हेक्टेयर जमीन सिंचित की जाती है। वर्तमान में इराक के लोग भी इस प्रणाली को अपनाए हुए हैं। यह ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित होती है। इसके दो तरफ मिट्टी की पाल होती है, तीसरी तरफ पत्थर की पक्की चादर बनाई जाती है। खड़ीन का क्षेत्र विस्तार 5 से 7 किलोमीटर तक होता है। पाल जो होती है सामान्यतः ये 2 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। पानी की मात्रा अधिक होने पर पानी अगले खड़ीन में प्रवेश कर जाता है। सूखने पर पिछली खड़ीन की भूमि में नमी के आधार पर फसलें उगाई जाती है। मरु क्षेत्र में इन्हीं परिस्थितियों में गेहूं की फसल उगाई जाती है। खड़ीन तकनीकी द्वारा बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसी वजह से ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। खड़ीन को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। पालीवाल ब्राह्मणों के बारे में पूछा गया है। किस प्रकार से विकसित की जाती है, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं, इसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा गया है।
जिस स्थान पर पानी एकत्रित होता है उसे खड़ीन या फिर इसे रोकने या फिर बांध को खड़ीन बांध कहते हैं। खड़ीन बांध इस प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि पानी की अधिक आवन पर अतिरिक्त पानी ऊपर से निकल जाए। गहरी खड़ीनों में पानी को फाटक में आवश्यकता अनुसार निकाल दिया जाता है। खड़ीनों से बहकर आने वाले जल अपने साथ उर्वरक मिट्टी बहाकर लाता है, जिससे उपज अच्छी होती है। खड़ीन पायतान क्षेत्र में पशु चरते हैं, जिससे पशुओं द्वारा विस्तृत गोबर मृदा भूमि को उपजाऊ बनाता है। खड़ीनों के निचले ढलान में कुआं भी बनाया जाता है, जिसमें खड़ीन में रिस कर पानी आता रहता है, जो पीने योग्य उपयोग में आता है। जल प्रबंधन कार्यक्रम में परंपरागत निर्मित प्राचीन खड़ीनों का वैज्ञानिक रखरखाव होना चाहिए तथा नई खड़ीनें पारंपरिक तकनीकी ज्ञान के सहारे निर्मित की जानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने नई खड़ीन बनवाने की योजना बनाई है। वे निम्न गुणवत्ता की है जो तेज वर्षा को सह नहीं पाती है, उनमें दरार पड़ जाती है, तो ये निम्न गुणवत्ता वाली खड़ीनें राजस्थान सरकार द्वारा विस्तारित या फिर निर्मित की गई। टोबा क्या है? टोबा एक महत्वपूर्ण पारंपरिक जल प्रबंधन है। ये नाड़ी के समान होता है। नाड़ी के बारे में हमने अध्ययन किया। यह एक नाड़ी के से थोड़ा गहरा होता है, संघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी का रिसाव कम होता है, टोबा निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। इसका ढलान नीचे की ओर होना चाहिए। टोबा के आसपास नमी होने के कारण प्राकृतिक घास उग जाती है, जिसे जानवर चरते हैं। प्रत्येक गांव में जनसंख्या के हिसाब से टोबा बनाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के लोग अपने टोबा पर झोंपड़ियां बना लेते हैं। टोबा में वर्षा जल भर जाने पर उपलब्ध रहता है। टोबा में एक पानी कभी कभी कम हो जाता है तो आपसी सहमति से जल समुचित प्रयोग करते हैं। एक टोबा के जल का उपयोग सामान्यतः 20 परिवार तक कर सकते हैं। समय समय पर टोबा की खुदाई करके पायतन या फिर आगोर बढ़ाया जा सकता है, इसे गहरा किया जा सकता है ताकि पानी का वाष्पीकरण कम हो। तो टोबा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसे भी आप पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे झालरा, कुई या फिर बेरी, और जो इम्पोर्टेंट वर्षा जल संग्रहण की जो शब्दावली है उनके बारे में वीडियो डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।